धरती, एक ऐसा ग्रह जहां कभी अरबों लोग रहते थे, पर आज वही दुनिया लगभग पूरी तरह समुद्र में समा चुकी थी। अब इंसानों की आखिरी उम्मीद आसमान से वापस लौट रही थी। पृथ्वी के वायुमंडल को चीरता हुआ एक कैप्सूल बेहद तेजी से नीचे गिर रहा था। उसके भीतर मौजूद थे ब्लैक, टकर और होल्डन। तीनों जानते थे कि अगर ये मिशन सफल हो गया तो पूरी मानव जाति को नई जिंदगी मिल सकती है, पर अगर वे नाकाम रहे तो अंतरिक्ष में बची इंसानों की आखिरी कॉलोनी भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। इसी दौरान स्क्रीन पर इस मिशन की सच्चाई सामने आती है। सालों पहले जलवायु परिवर्तन ने पृथ्वी को तबाह कर दिया था। बढ़ते समुद्रों ने ज्यादातर जमीन को निगल लिया और इंसानों को अपना ही ग्रह छोड़कर केपलर 209 नाम के दूसरे ग्रह पर बसना पड़ा। पर वहां पहुंचने के बाद एक नई मुसीबत ने पूरी सभ्यता को घेर लिया। कई पीढ़ियों के भीतर इंसान संतान पैदा करने की क्षमता खोने लगे। अब उनकी आबादी लगातार घट रही थी। इसी वजह से यूलिसिस मिशन को दोबारा पृथ्वी पर भेजा गया था। उनका सिर्फ एक मकसद था, यह पता लगाना कि क्या इंसान अपने पुराने घर में फिर से लौट सकते हैं। पर ऐसा लगता था कि पृथ्वी इस मिशन का स्वागत करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। कैप्सूल अचानक जोरदार झटकों से कांपने लगता है। बाहर उठती आग की लपटें शीशों पर फैल जाती है। चेतावनी संकेत लगातार गूंज रहे थे और हर गुजरते पल के साथ उनकी रफ्तार और भी खतरनाक होती जा रही थी। ब्लैक, टकर और होल्डन पूरे जोर से कैप्सूल को संभालने की कोशिश करते हैं, पर कुछ ही क्षणों बाद सारा नियंत्रण उनके हाथों से फिसल जाता है। अब कैप्सूल किसी टूटते हुए उल्कापिंड की तरह सीधे समुद्र की ओर गिर रहा था। अगले ही पल समुद्र के बीच एक भयानक विस्फोट गूंज उठता है। यह टक्कर सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यहीं से पूरी मानव जाति की आखिरी उम्मीद मौत और जिंदगी के बीच फंसने वाली थी। कुछ देर बाद ब्लैक की आंखें खुलती हैं। उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। वह मुश्किल से उठकर आसपास देखती है। चारों तरफ सिर्फ पानी, कीचड़ और तबाही फैली हुई थी। तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर पड़ी एक देह पर जाती है। वह खुद को घसीटते हुए वहां पहुंचती है। एक पल के लिए उसे उम्मीद होती है कि शायद उसकी साथी बच गई हो, पर नब्ज टटोलते ही सारी उम्मीद खत्म हो जाती है। मिशन शुरू होते ही उन्होंने अपना पहला सदस्य खो दिया था। ब्लैक खुद को संभाल भी नहीं पाती कि तभी उसकी नजर समुद्र किनारे अटके कैप्सूल पर पड़ती है। तेज लहरें उसे बहाकर किनारे तक ले आई थी। वह बिना समय गंवाए कैप्सूल के पास जाती है। अंदर टकर अब भी जिंदा था। होश में आते ही उसका पहला सवाल यही था कि क्या इस जगह पर रेडिएशन है। ब्लैक तुरंत उपकरण से वातावरण की जांच करती है। नतीजा राहत देने वाला था। हवा पूरी तरह सुरक्षित थी, पर उसी पल वह एक और चेतावनी भी देखती है। कुछ ही घंटों में ज्वार का पानी इस पूरे इलाके को निगलने वाला था। समय बहुत कम था। टकर ने तुरंत सुझाव दिया कि जितनी जल्दी हो सके मिशन का पूरा डेटा केपलर 209 भेजना होगा। पर जैसे ही वह उठने की कोशिश करता है, दर्द से कराह उठता है। दुर्घटना में उसका पैर बुरी तरह टूट चुका था और अब उसके लिए एक कदम चलना भी नामुमकिन था। ब्लैक समझ गई कि अब यह मिशन उसे अकेले पूरा करना होगा। वह जरूरी उपकरण उठाती है और इस अनजान दुनिया की ओर बढ़ जाती है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी पसरी थी। न कोई शहर, न किसी इंसान का कोई निशान, सिर्फ समुद्र और उसके बीच बची हुई थोड़ी सी जमीन। इसी बीच कैप्सूल में बैठा टकर लगातार उससे संपर्क बनाए रखता है। कुछ दूर जाने पर ब्लैक की नजर एक अजीब से समुद्री जीव पर पड़ती है जो किसी प्राचीन आर्थ्रोपोड जैसा दिखाई देता था। यह सिर्फ एक जीव नहीं था, यह इस बात का सबूत था कि पृथ्वी अब भी जिंदा थी। इसी उम्मीद के साथ ब्लैक तुरंत अपना रक्त परीक्षण करती है। अगर पृथ्वी का वातावरण उसके शरीर को ठीक कर चुका होगा तो शायद इंसान फिर से संतान पैदा करने में सक्षम हो सकेंगे। कुछ सेकंड बाद जांच पूरी होती है, पर परिणाम देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। परिणाम नकारात्मक था, मतलब पृथ्वी पर जीवन लौट आया था, पर केपलर से आए इंसानों के शरीर अब भी वैसी ही समस्या से जूझ रहे थे। यह मिशन का पहला बड़ा झटका था। फिर भी ब्लैक हार नहीं मानती, वह आगे बढ़ती रहती है। तभी टकर की आवाज उसके ईयरपीस में गूंजती है कि मौसम तेजी से बदल रहा था और उसे तुरंत सावधान रहने की चेतावनी दी जाती है। इसी दौरान ब्लैक की नजर पानी में तैरती कुछ विशाल जेलीफिश पर पड़ती है। वह उन्हें ध्यान से देखने के लिए आगे बढ़ती है, पर अगले ही पल उनमें से एक जेलीफिश उसके हाथ पर डंक मार देती है। तेज दर्द पूरे हाथ में फैल जाता है। ब्लैक बिना घबराए तुरंत दवा का स्प्रे करती है और जहर का असर रोक देती है, पर असली खतरा अभी सामने आना बाकी था। कुछ ही क्षणों में घना कोहरा चारों तरफ फैलने लगता है और देखते ही देखते पूरा इलाका सफेद धुंध में गायब हो जाता है। टकर तुरंत उसे वापस लौटने के लिए कहता है। रास्ता दिखाने के लिए वह आसमान में एक फ्लेयर दाग देता है। उसी रोशनी को देखकर ब्लैक वापस लौटने लगती है, पर उधर कैप्सूल के पास खड़े टकर को अचानक एहसास होता है वह अकेला नहीं है।
धुंध के भीतर कोई चुपचाप उसे देख रहा था। वह बिना एक पल गंवाए कैप्सूल के अंदर घुसता है और हैच बंद कर देता है। खिड़की से बाहर झांकने पर उसे धुंध में एक आकृति दिखाई देती है। उसे लगता है कि ब्लैक वापस आ गई है, पर तभी ईयरपीस से ब्लैक की आवाज़ सुनाई देती है कि वह अभी भी काफी दूर थी। यह सुनते ही टकर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अगर बाहर ब्लैक नहीं थी तो फिर वह कौन था? अगले ही पल वह रहस्यमयी आकृति धुंध में गायब हो जाती है और उसी के साथ कैप्सूल के चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। टकर के पास बचाव के लिए सिर्फ एक फ्लेयर गन थी। वह उसे तैयार करता है, पर इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कैप्सूल का हैच जोर से खुलता है। कई अनजान लोग भीतर घुस आते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। उधर ब्लैक भी तेजी से कैप्सूल की ओर भाग रही थी, पर वहां पहुंचते ही उसके कदम रुक जाते हैं। कैप्सूल गायब था, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। घसीटने के गहरे निशान जमीन पर साफ दिखाई दे रहे थे। ब्लैक उनका पीछा करती है और कुछ दूर धुंध के भीतर उसे कई साए दिखाई देते हैं। दूरबीन से देखने पर पता चलता है कि कुछ लोग पूरे कैप्सूल को रस्सियों से खींचकर ले जा रहे थे। ब्लैक कुछ समझ पाती उससे पहले ही पीछे से कई लोग उस पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही सेकंड में वह बेहोश हो जाती है। जब दोबारा उसकी आंख खुलती है, उसके चेहरे पर बंधा कपड़ा हटाया जाता है और अगले ही पल उसे सीधे एक गहरे कुएं के भीतर धक्का दे दिया जाता है। नीचे टकर पड़ा था। वह जिंदा तो था, पर उसकी हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। ब्लैक किसी तरह कुएं की दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है ताकि टकर के लिए दवाई ला सके। ऊपर एक दरार से झांकते ही वह चौंक जाती है। बाहर दर्जनों लोग मौजूद थे। तभी उसे एहसास होता है कि पृथ्वी पूरी तरह उजड़ नहीं चुकी थी। यहाँ अब भी इंसान जिंदा थे। ये वही लोग थे जिन्हें सालों पहले अमीर लोग अपनी जान बचाने के लिए पृथ्वी पर छोड़कर खुद केपलर चले गए थे। ब्लैक ऊपर पहुंचने ही वाली होती है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह फिर से कुएं में जा गिरती है। कुछ देर बाद ऊपर से एक रस्सी नीचे फेंकी जाती है। इस बार उसे बाहर निकाला जाता है, लेकिन आजाद करने के लिए नहीं। भीड़ उसे एक घायल लड़के के पास ले जाती है जिसका चेहरा बुरी तरह झुलस चुका था। ब्लैक तुरंत पहचान जाती है कि यही वही लड़का था जिसे कैप्सूल पर हमले के दौरान टकर की फ्लेयर गन लगी थी। लोग चाहते थे कि वह उसकी जान बचाए। ब्लैक मेडिकल किट मांगती है, लेकिन कोई उसकी भाषा नहीं समझ पाता। तभी भीड़ में से एक लड़की आगे आती है। उसका नाम नार्विक था और हैरानी की बात यह थी कि वह ब्लैक की भाषा समझ सकती थी। नार्विक उसे कैप्सूल तक ले जाती है। ब्लैक जानती थी कि शायद यही उसका आखिरी मौका है। जैसे ही वह मेडिकल किट निकालती है, चुपके से केपलर पर मदद का सिग्नल भेजने की कोशिश करती है, लेकिन नार्विक उसकी चाल समझ जाती है और तुरंत उसे बाहर खींच लेती है। मजबूर होकर ब्लैक पहले लड़के का इलाज करती है। कुछ ही देर में उसकी हालत संभलने लगती है। आसपास खड़े लोग यह सब हैरानी से देखते रहते हैं, जैसे उन्होंने पहले कभी इतना उन्नत इलाज देखा ही ना हो। मौका मिलते ही ब्लैक चुपचाप 2 इंजेक्शन अपनी जेब में छिपा लेती है और वापस कुएं में लौट आती है। नीचे पहुंचकर वह उत्साहित होकर टकर को बताती है कि यहाँ पूरी कम्युनिटी रहती है, यहाँ बच्चे भी हैं, यानी पृथ्वी पर इंसान अब भी संतान पैदा कर सकते हैं। अगर यह खबर किसी तरह केपलर पहुंच गई तो पूरी मानव जाति बच सकती है। वह भरोसे से कहती है कि बस उसे इन लोगों का विश्वास जीतना है, फिर वह किसी भी तरह सिग्नल भेज देगी। लेकिन टक्कर की हालत अब उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब हो चुकी थी। बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसे साफ समझ आ गया था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। वह धीमी आवाज में ब्लैक को यह मिशन अकेले पूरा करने के लिए कहता है और अगले ही पल अपने लॉकेट में छिपी जहरीली दवा दांतों से दबाकर निगल लेता है। ब्लैक उसे रोक भी नहीं पाती और कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों के सामने उसका आखिरी साथी भी हमेशा के लिए दम तोड़ देता है। अब वह इस अनजान और दुश्मन दुनिया में पूरी तरह अकेली रह गई थी। लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। धीरे धीरे समुद्र का पानी कुएं के भीतर भरने लगता है। पानी हर पल ऊपर चढ़ रहा था और कुछ ही मिनटों में उसकी सांसों तक पहुंचने वाला था। ऐसा लग रहा था कि अब वह टकर की लाश के साथ इसी अंधेरे कुएं में डूबकर मर जाएगी। तभी आखिरी पल में ऊपर से ढक्कन खुलता है। वही लड़का जिसकी जान ब्लैक ने बचाई थी अपना एहसान चुकाने लौट आया था। वह उसे बाहर निकाल लेता है। बाहर निकलते ही ब्लैक देखती है कि पूरी बस्ती समुद्र के बढ़ते पानी से जूझ रही है। तभी उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है और उसे देखते ही उसकी सारी थकान जैसे गायब हो जाती है। केपलर पर सालों से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ एक नहीं कई बच्चे मौजूद थे। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि पृथ्वी ही इंसानी सभ्यता की आखिरी उम्मीद है। उसी पल उसे अपने पिता की बात याद आती है। उन्होंने कभी बताया था कि हैंडरसन हब से मिले पुराने वेदर डेटा में साफ संकेत मिले थे कि पृथ्वी पर जीवन धीरे धीरे लौट रहा है, क्योंकि वह इलाका पुरानी मानव सभ्यता से बहुत दूर था। यही उम्मीद लेकर वे भी एक मिशन पर निकले थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। अगली सुबह पानी उतरने के बाद मर्ड्स एक बार फिर ब्लैक को उसी कुएं में बंद कर देते हैं। ऊपर बच्चे उसके लाल बैग से खेल रहे थे। ब्लैक बार बार उनसे बैग वापस मांगती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी एक छोटी लड़की वहीं रुक जाती है। उसका नाम मायला था। ब्लैक उससे पानी मांगती है,
लेकिन वह शरारत में पानी की जगह दवाई की एक छोटी बोतल नीचे फेंक देती है। फिर इशारों में पूछती है कि वह कहां से आई है। ब्लैक कुएं की दीवार पर पृथ्वी और केपलर का चित्र बनाकर उसे समझाती है कि वह कई प्रकाश वर्ष दूर मौजूद एक दूसरे ग्रह से आई है। माइला उसकी बात ध्यान से सुनती है। तब ब्लैक उससे अपने बैग में रखा एक छोटा डिवाइस लाने की विनती करती है। माइला हामी भरकर वहां से चली जाती है, लेकिन अगले ही पल बाहर अचानक चीख पुकार मच जाती है। कई बच्चों को रस्सी के सहारे एक एक करके कुएं में उतारा जाने लगता है। उनके साथ कुछ महीनों की एक मासूम बच्ची भी होती है जो सीधे नीचे गिरने वाली होती है। ब्लैक फुर्ती से उसे अपनी बाहों में पकड़ लेती है। इसके तुरंत बाद कुएं का ढक्कन फिर से बंद कर दिया जाता है। अगले ही पल बाहर से चीख पुकार की आवाजें गूंजने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी बस्ती पर किसी ने हमला कर दिया हो। ब्लैक दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ती है और बाहर झांकते ही सन्न रह जाती है। कई हथियारबंद लोग बस्ती में घुस चुके थे और जो भी सामने आ रहा था उसे बेरहमी से मार रहे थे। तभी उसकी नजर माइला पर पड़ती है। उसके हाथ में अब भी ब्लैक का लाल बैग था, लेकिन छिपने के बावजूद हमलावर उसे देख लेते हैं और बाकी बच्चों के साथ बांधकर नाव की ओर ले जाने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कुएं की तरफ बढ़ता है। वह ढक्कन खोलकर अंदर झांकता है, लेकिन ब्लैक दीवार से चिपकी होती है और बच्चे पानी में छिपे रहते हैं, इसलिए उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसके जाते ही माहौल थोड़ा शांत होता है और नार्विक आकर सबको कुएं से बाहर निकालती है। बाहर का नजारा किसी कत्लेआम से कम नहीं था। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। ब्लैक माइला के बारे में पूछती है। तब नार्विक बताती है कि माइला उसकी बेटी है। पिता के बारे में पूछने पर वह बताती है कि वह बहुत पहले समुद्र में बह गए थे। तभी दूर से नाव का इंजन सुनाई देता है। वे देखते हैं कि हमलावर बच्चों और बाकी कैदियों को नाव पर चढ़ाकर ले जा रहे हैं, जिनमें माइला भी थी। अपनी बेटी को देखकर नार्विक तुरंत फ्लेयर गन निकालती है, लेकिन ब्लैक उसे रोककर समझाती है कि इससे किसी को मारा नहीं जा सकता। अगर फ्लेयर आसमान में छोड़ा जाए तो उनका ध्यान भटक जाएगा। नार्विक उसकी बात नहीं मानती, इसलिए ब्लैक मजबूरी में उसे बेहोश कर देती है और फ्लेयर आसमान की ओर दाग देती है। सबका ध्यान भटते ही वह समुद्र में छलांग लगाकर चुपचाप नाव तक पहुंच जाती है, लेकिन उसका मकसद माइला नहीं बल्कि अपना लाल बैग ढूंढा था। वह पूरी नाव तलाशती है, मगर बैग कहीं नहीं मिलता। तभी सभी लोग वापस नाव पर आ जाते हैं। बचने का कोई रास्ता न देखकर ब्लैक कैदियों के बीच जाकर बैठ जाती है। वहीं माइला भी मौजूद थी। ठंड से ब्लैक बुरी तरह कांपने लगती है। उसे देखकर वही लड़का जिसकी जान उसने बचाई थी अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर रख देता है। कुछ देर बाद नाव एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां चारों तरफ जंग लगे विशाल जहाज खंडहर बने खड़े थे। ग्लोबल वार्मिंग के बाद समुद्र ने ज्यादातर जमीन निगल ली थी और अब यही डूबे जहाज इस दुनिया का हिस्सा बन चुके थे। इसके बाद सभी कैदियों को कबाड़ और लोहे से बनी एक तैरती हुई बस्ती में ले जाया जाता है। ब्लैक को अलग एक केबिन में लाया जाता है जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। जैसे ही वह बोलता है, ब्लैक हैरान रह जाती है। वह गिब्सन था जो सालों पहले उसके पिता के साथ यूलिसिस 1 मिशन पर आया था और जिसे सब मरा हुआ मान चुके थे। गिब्सन बताता है कि लैंडिंग के दौरान हुए हादसे में नील की मौत हो गई थी और सिर्फ वही बचा था। फिर वह केपलर के हालात पूछता है। ब्लैक बताती है कि वहां की स्थिति पहले से भी बदतर हो चुकी है। यह सुनकर गिब्सन कहता है कि अब समय आ गया है कि केपलर के लोग वापस पृथ्वी लौट आए। वह ब्लैक को बाहर बन रहा बांध दिखाता है, जिसे बनाकर वह समुद्र से सुरक्षित बस्ती बसाना चाहता था। बाद में वह उसे एक क्लासरूम में ले जाता है जहां बच्चे केपलर के बारे में सवाल पूछते हैं। ब्लैक उन्हें बताती है कि वह ग्रह पूरी तरह बंजर है, वहां न झीलें हैं न समुद्र। इसके बाद वह बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद एक छोटा बच्चा उसके पास आकर एक नन्हा पौधा दिखाता है और कहता है कि एक दिन यह बड़ा पेड़ बनेगा। यह सुनते ही ब्लैक ठिठक जाती है, क्योंकि बचपन में उसके पिता भी उससे यही कहा करते थे। वह बच्चे से पूछती है कि यह बात उसे किसने सिखाई। बच्चा बताता है कि जहाज के दूसरी तरफ रहने वाला एक आदमी पाइप के जरिए उससे बातें करता है। ब्लैक तुरंत उस हिस्से की ओर जाती है। अंधेरे गलियारों से गुजरते हुए वह केबिन की खिड़की से अंदर झांकती है और उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर उसके पिता जिंदा बैठे थे। तभी पीछे से गिब्सन आकर सच बताता है। नील कभी मरे नहीं थे। पृथ्वी पर आने के बाद उन्होंने एक मर्द लड़की से प्यार कर लिया था और यहीं रहने का फैसला कर लिया। ब्लैक तुरंत दरवाजा खुलवाती है। 20 साल बाद पिता को सामने देखकर वह भावुक हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उनसे सवाल करती है कि उन्होंने केपलर और अपने लोगों को क्यों छोड़ दिया। नील कहते हैं कि वह अपनी पुरानी गलतियां सुधारना चाहते थे और केपलर से किसी को भी दोबारा पृथ्वी पर नहीं आना चाहिए था। यह सुनकर ब्लैक गुस्से में बाहर चली जाती है। बाहर तूफान और तेज हो चुका था। तभी गिब्सन समुद्र के बीच बने एक टावर की ओर इशारा करता है। ब्लैक पूछती है कि क्या वही हेंडरसन हब है। गिब्सन बताता है कि नील उसे भी नष्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। यह सुनकर ब्लैक समझ जाती है कि अगर वह हेंडरसन वेदर स्टेशन तक पहुंच गई तो वहीं से केपलर को संदेश भेज सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अपना बायोमेटा डिवाइस चाहिए था। गिब्सन तुरंत अपने लोगों को वह डिवाइस ढूंढने का आदेश दे देता है। कुछ देर बाद सभी लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं।
होते हैं कि तभी गिब्सन का एक आदमी घबराया हुआ अंदर आता है। वह बताता है कि बायोमेटा डिवाइस की तलाश के दौरान किसी ने घुसपैठ कर ली है, कई गार्ड मारे जा चुके हैं और पूरी बिजली काट दी गई है। गिब्सन तुरंत ब्लैक और बच्चों को कमरे में जाने का आदेश देता है, जबकि खुद बंदूक लेकर घुसपैठिए को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन ब्लैक कमरे में जाने के बजाय टॉर्च उठाकर अकेले अंधेरे गलियारों में आगे बढ़ जाती है। तभी उसे पीछे एक साया दिखाई देता है। वह नार्विक होती है, जो किसी तरह बचकर अपनी बेटी माइला को ढूंढने लौटी थी। ब्लैक उसे माइला के कमरे तक ले जाती है, लेकिन तभी गिब्सन के लोग दोनों को देख लेते हैं। वे नार्विक को बेरहमी से पीटते हैं और पकड़ कर ले जाते हैं। कुछ देर बाद गिब्सन ब्लैक को बताता है कि नार्विक कभी उसकी सबसे भरोसेमंद गार्ड थी, लेकिन उसने धोखा देकर अपने लोगों के साथ भागने की कोशिश की थी। ब्लैक उसकी बात काटते हुए कहती है कि नार्विक ने कोई गद्दारी नहीं की, वह सिर्फ अपनी बेटी को वापस चाहती है। लेकिन गिब्सन ठंडे लहजे में कहता है कि माइला अब केपलर की है और उसका भविष्य वही तय करेगा। तभी पॉलिंग ब्लैक का लाल बैग लेकर पहुंचता है। गिब्सन को पूरा यकीन था कि बायोमेटा डिवाइस उसी में मिलेगा, लेकिन बैग खाली निकलता है। वह गुस्से में ब्लैक से पूछता है कि डिवाइस कहाँ है। ब्लैक बिना घबराए कहती है कि शायद वो पुराने कैंप में ही छूट गया होगा। गिब्सन तुरंत फैसला करता है कि पानी उतरते ही ब्लैक और पॉलिंग वापस जाकर उसे ढूंढेंगे। जाते जाते वह यह भी कह देता है कि अगली सुबह नार्विक को मार दिया जाएगा। यह सुनकर ब्लैक समझ जाती है कि उसके पास बहुत कम समय बचा है। उनके जाते ही गिब्सन की नजर पास पड़ी एक गुड़िया पर जाती है। उसके अंदर छिपा बायोमेटा डिवाइस आखिरकार उसे मिल जाता है। उधर ब्लैक अपने कमरे में लौटती है, लेकिन उसका मन अशांत था। तभी अलमारी के अंदर से हल्की सी आवाज आती है। दरवाजा खोलते ही वह देखती है कि माइला डरी सहमी अंदर छिपी बैठी है। ब्लैक उसे शांत कराने की कोशिश ही कर रही होती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर पॉलिंग खड़ा था। वह माइला को ढूंढते हुए कमरे की तलाशी लेने लगता है। जैसे ही वह अलमारी के पास पहुंचता है, ब्लैक बिना एक पल गंवाए वही जहर उसके मुंह में डाल देती है, जिसे टकर ने अपनी जान देने के लिए इस्तेमाल किया था। कुछ ही सेकंड में पॉलिंग तड़प कर मर जाता है। ब्लैक उसकी बंदूक उठाती है, माइला का हाथ पकड़ती है और दोनों चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। गार्ड से बचते हुए वे उस हिस्से तक पहुंचते हैं जहां मर्ड्स लोगों को कैद करके रखा गया था। नार्विक भी वहीं बंद थी। ब्लैक सभी की बेड़ियां खोल देती है और नार्विक को बंदूक थमा देती है। अब उसे पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। गिब्सन सालों से इन लोगों के बच्चों को छीनता रहा था और विरोध करने वालों को मरवा देता था। इसके बाद ब्लैक अपने पिता को छुड़ाने दौड़ती है, लेकिन नील उसे शीशे के बाहर देखने का इशारा करते हैं। घने कोहरे के बीच गिब्सन हेंडरसन वेदर टावर की ओर बढ़ रहा था। तभी ब्लैक समझ जाती है कि उसे बायोमेटा डिवाइस मिल चुका है। नील तुरंत कहते हैं कि अगर गिब्सन ने केपलर को सिग्नल भेज दिया तो वहां के लोग यहां आ जाएंगे और फिर इस धरती पर एक और खूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी। किसी भी कीमत पर उसे रोकना होगा। बाहर चारों तरफ गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। आजाद हुए मर्ड्स जान बचाकर भाग रहे थे, जबकि गिब्सन के लोग उन पर लगातार गोलियां बरसा रहे थे। ब्लैक जितने लोगों को बचा सकती थी, बचाती हुई उन्हें नाव तक पहुंचाने लगती है। तभी सबसे पीछे भाग रहे एक बच्चे को गोली लग जाती है। वह उसे उठाकर किसी तरह सुरक्षित नाव तक पहुंचाती है। जब सभी लोग निकल जाते हैं, तब उसकी नजर दूर कोहरे में जाती है। गिब्सन एक छोटी नाव से हेंडरसन टावर की तरफ बढ़ रहा था। ब्लैक तुरंत उसके पीछे समुद्र में कूद पड़ती है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गिब्सन एक बच्चे के सिर पर बंदूक रख देता है और ब्लैक से हथियार फेंकने को कहता है। फिर वह बताता है कि यह बच्चा उसका सौतेला भाई है। अगर ब्लैक ने कोई चाल चली तो वह उसे मार देगा। तभी बच्चे की मां रोते हुए उससे अपने बेटे को छोड़ने की गुहार लगाती है, लेकिन गिब्सन बिना झिझक उसके सिर में गोली मार देता है। यह देखकर ब्लैक मजबूर होकर अपनी बंदूक नीचे रख देती है। गिब्सन तुरंत बायोमेटा डिवाइस को हेंडरसन वेदर टावर से जोड़ देता है और केपलर की तरफ सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। उसी पल ब्लैक आखिरी दांव खेलती है और गिब्सन पर झपट पड़ती है और दोनों समुद्र में गिर जाते हैं। बर्फ जैसे ठंडे पानी में दोनों के बीच जानलेवा संघर्ष शुरू हो जाता है। आखिरकार ब्लैक गिब्सन को मार देती है, लेकिन खुद भी डूबने लगती है। तभी कोई उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींच लेता है। वह नार्विक थी। नाव पर लाने के बाद ब्लैक की सांसें थम चुकी होती हैं। नार्विक पूरी ताकत से उसके सीने पर दबाव डालती है और कुछ ही पल बाद ब्लैक जोर से खांसते हुए होश में आ जाती है। सभी राहत की सांस लेते हैं। नाव में नील भी मौजूद थे। इसके बाद सभी लोग घने कोहरे के बीच एक नई और सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। ब्लैक ने गिब्सन को रोक तो दिया था, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। मरने से पहले वह केपलर पर सिग्नल भेज चुका था। अब पूरी कॉलोनी पृथ्वी की ओर आ रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनके आने से इंसानों का नया भविष्य बनेगा या एक और खूनी युद्ध शुरू होगा। यहीं पर यह कहानी एक बड़े क्लिफहैंगर के साथ खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।